स्टूडेंट से प्रेजेंटेशन करवाते थे, हाँ। फिर प्रश्न उत्तर होते थे। हमारे यहाँ तो मेनली टीचर हम लोग को पढ़ाती थी, कहाँ हम लोग जाके प्रेजेंटेशन करते थे। हाँ। तो अब पता नहीं, अब शायद बदल गया होगा, जरूर बदला होगा, पर शिक्षा पर सारे कम्युनिस्ट देश ने बहुत जोर लगाया, चीन ने भी। एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर चाइना's प्रोग्रेस इज कि उनकी प्राइमरी शिक्षा से लेकर ऊपर तक उनकी विश्वविद्यालय अमेरिकन विश्वविद्यालय को ओवरटेक कर रही है। ये यूनिवर्सिटी आई थिंक इज फॉलोन बिहाइंड सिंगवा यूनिवर्सिटी। हम मिलते थे सीईओ से, हाँ। वो सब वोकेशनल एजुकेशन बैकग्राउंड के आए थे। अच्छा। इट इज नॉट लुक डाउन अपॉन, क्योंकि ये लोग फैक्ट्री फ्लोर पे जाके देखते हैं कैसे इनोवेट करना चाहिए। हाँ। इसीलिए स्विट्जरलैंड इज नंबर 1 इन प्रिसिशन इंजीनियरिंग। अच्छा। हाँ, मोर देन इवन जर्मनी एंड जापान। बिकॉज वहाँ पे सब लोग जो है मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग और ऑन हैंड हाउ टू मेक मशीन्स, हाउ टू ऑपरेट मशीन। या क्योंकि मेरे फादर का एक कहना था कि सब देशों में है भ्रष्टाचार, केवल इंडिया में नहीं है, सब में है, हर जगह हम लोग देखते हैं। पर इंडिया में ये गरीबों को सबसे ज्यादा it hurts the poor mostly. I was the iklota person in India who warned about the geotechnology war between US and China. That India should have a strategy to align itself on the right side of the divergent supply chains. मेरा thesis it's on the web, so I'm not exaggerating. तो हम काफी आगे का क्यों बता सकते हैं, क्योंकि बहुत पढ़ते हैं। Welcome to Being Curious with Yash. हेलो एवरीवन, बीइंग क्यूरियस विद यश के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही एक एस्टीम गेस्ट, फॉर्मर एम्बेसडर टू स्विट्ज़रलैंड, टू वेनेजुएला, स्मिता पुरुषोत्तम जी हैं। मैम एक ऑर्गेनाइजेशन हेड करती हैं, वो इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पे काफ़ी गवर्नमेंट से बात करते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और मैम का आर्गूमेंट है कि ये इंडियनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे मैम से बात करेंगे और हम मैम से और भी लाइफ एज ए डिप्लोमैट पे भी बात करेंगे, सो दैट वी कैन ऑल्सो लर्न कि एक डिप्लोमैट की लाइफ कैसे होती है। इट्स अ फैसिनेटिंग लाइफ, एटलीस्ट फॉर मी। सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। वेलकम मैम, वेलकम टू बीइंग क्यूरियस विद यश। बहुत बहुत शुक्रिया हमको आमंत्रित करने के लिए। हाँ, तो मैम आप इंडियनाइजेशन पे काम कर रहे हो मैम, मतलब आपका इतना एज हो गया है, बट मतलब आपके बारे में मैं जितना पढ़ रहा था, आई वॉज सो इंस्पायर्ड बिकॉज आपने इतना काम किया अपनी लाइफ में, यू हैव डन सो मच रिसर्च एंड ऑल। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारे देशवासियों की तरफ से आई वुड से थैंक यू, बिकॉज आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। सो रियली रियली थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा पैशन है, मैं इस पर काम इसलिए करना चाहती थी क्योंकि आपने ठीक कहा है, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा आर्थिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा तो उसके लिए भी है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट सोरो की एक बात मुझे बहुत लगी। उन्होंने जिस अनुसंधान के बेस्ड पे कहा था कि 90% और इकोनॉमिक ग्रोथ इन अमेरिका वाज ड्यू टू टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी अपनाएं अपने देश में, तो हमारा भी बहुत विकास हो सकता है, बहुत तेज़ी से हो सकता है। इनफैक्ट हमारे लोग बाहर जाके अल्फ़ाबेट, गूगल वगैरह में बसे हुए हैं। ये सब कंपनीज का $1 ट्रिलियन वैल्यूएशंस कैसे हो गया? हमारे भारतीय लोग वहाँ गए हैं, लेकिन भारतीय ही नहीं और भी लोग गए हैं। पर ये लोग सारे प्रोग्राम ऐसे बना रहे हैं कि भारत से सबसे इंटेलिजेंट, सबसे टेक्नोलॉजिकली क्वालिफाइड लोग को स्कॉलरशिप या जॉब वगैरह का प्रॉमिस देके ये लोग ले जा रहे हैं। ठीक है, ये इनके नेशनल इंटरेस्ट में है। हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि ये लोग यहाँ रहे और हमारे टेक्नोलॉजी को बढ़ाए। वो हो नहीं रहा है। उनके R&D सेंटर्स भी जो यहाँ हैं, वो वैल्यू बाहर दे रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। हमको जो से $10,000 $1 million जो मिलता है सैलरी में, इट इज़ नथिंग कंपेयर्ड टू द वैल्यू वी आर जनरेटिंग अब्रॉड। जी। तो इसी को लेकर हम सोच रहे थे कि इंडिया में अगर सीरियस टेक्नोलॉजी पॉलिसी हो, both as a national security and as a national economic strategy, then बहुत हम लोगों का बहुत प्रगति हो सकती है देश में। सो मैम काफ़ी मतलब एक काफ़ी इंटेलेक्चुअल टॉपिक है ये, बट एंड वी विल डिस्कस दैट, बट फर्स्ट वी विल डिस्कस योर लाइफ एज ए डिप्लोमैट, बिकॉज आपने एक फैसिनेटिंग लाइफ जी है एज ए डिप्लोमैट। सो मैम आप बताइए, फर्स्ट यू टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड कि वेयर डिड यू ग्रो अप, एंड मैंने एक जगह सुना था कि योर फादर हैज आल्सो वर्कड विद इंदिरा गांधी एंड ऑल। सो मतलब रियली वांट टू क्यूरियस इन दैट। ऐसे है
कि हम लोग बिहार के थे, पर मेरे पिताजी भी विदेश सेवा में जी प्रवेश किए थे, तो तुरंत मॉस्को चले गए। तो मेरी सबसे पहली मेमोरी है शायद भोजपुरी लैंग्वेज की, फिर रूस भाषा की, उसके बाद उनकी जिनेवा में हुई तो फ्रेंच सीखी मैं, अच्छा हिंदी और इंग्लिश तो बाद में। हाँ और फिर मेरे पिताजी सोवियत संघ में उनकी पोस्टिंग हुई थी, उनसे हाँ। मैं बहुत प्रेरित हुई थी, हाँ क्योंकि उन्होंने 1971 ट्रीटी नेगोशिएट किया था, अच्छा और वो केवल इकलौते थे दूतावास में जो कि रूस देश को अच्छी तरह से समझते थे और रूसी भाषा को फर्स्ट क्लास बोलते थे। तो अच्छा उनके संपर्क बहुत अच्छे थे रूसी साइड से, हाँ और अम्बेसडर डीबी धर उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो 1971 की जो ट्रीटी हुई थी, हाँ हाँ वो हमको याद है, बांग्लादेश में जो सब क्या हुआ था, सब हम लोग मॉस्को से देखे हैं अच्छा। बचपन से ही। हाँ और मेरे नाना जी भी ऐसे ही थे, बहुत ही आदर्शवादी। अच्छा। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत योग्य भूमिका निभाई थी, हाँ और वो काफ़ी बार जेल गए थे। अच्छा उनके विचार बहुत दूरदर्शी थे, और उनकी जो आइडियाज़ है वो आज कंफर्म हो रही है, क्योंकि हम लोग जो लाइसेंस राज की ओर से गए थे ना, हाँ वो ठीक नहीं निकला ना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इतनी बढ़ गई, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया। मेरे नाना स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी, मैंने कहा, बड़ी भूमिका थी उनकी, तो उन्होंने वो छोड़ दिया था, पॉलिटिक्स राजनीति छोड़ दी थी, क्योंकि अच्छा उनको लगा बहुत भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार का मेन रीज़न क्या था? इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी खड़ा हाँ। कर दी, वो केवल पैसा बना रही थी, हाँ। फ्रॉम द, नॉट केवल, आई मीन कुछ अच्छे काम भी हो रहे थे, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बने, बहुत अच्छे काम भी हुए, पर जिस तरह से हम लोग प्रगति कर सकते थे हाँ। उस विस्तार से हम लोग नहीं कर पाए। हाँ। साउथ कोरिया ने किया, जैसे चीन अब कर रहा है, हाँ। काफ़ी दिनों से कर रहा है। हाँ तो इकोनॉमिक सिस्टम थोड़ा गलत था, इस पर उनकी काफ़ी टकराव होती थी नेहरू जी से। अच्छा सेंट्रल प्लानिंग वन, हाँ and for 3-4 decades, we were stagnating. हाँ That is not to say nothing good happened in that हाँ। era. As I said, IIT हुए, हाँ। बड़े बड़े डैम्स हुए, हाँ। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम हुआ, हाँ। बहुत बड़े साइंटिफिक अचीवमेंट्स हुए, हाँ एटॉमिक पावर हुआ, हाँ। अच्छी बात भी हुई, पर ये इकोनॉमिक सिस्टम को लेके उनके दूसरे विचार थे, और मेरे को अच्छा। लगता है कि सही थे। मतलब उनके विचार जो थे वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे थे कि क्वाइट डिफरेंट थे, जो क्योंकि हम तो सोवियत यूनियन का मॉडल फॉलो कर रहे थे। वही तो उनका था कि प्राइवेट एंटरप्राइज पर जो बाधाएं रखी थी ना, हाँ वो नहीं रखनी चाहिए थी। सेंट्रल प्लानिंग अवश्य करिए, हाँ स्टेट PSUs जरूरी थे हाँ। फॉर हैवी इंडस्ट्री, वो तो जरूरी थे, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री वाज नॉट कमिंग, अमेरिका वगैरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, हाँ तो वो तो जरूरी था। पर प्राइवेट इंडस्ट्री को एकदम जो बंद कर दिया ना, एकदम हाँ। उसको घेर रखा, उसको अभी तक हम लोगों ने ठीक नहीं कर पाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्लोगन है ज़्यादातर, हाँ सही और बात। उसको जल्दी खोलना हाँ। बहुत ज़रूरी है, हाँ। ताकि सो मैम, जैसे आपने बताया कि आप रशिया में आप बड़े हुए, कई साल आप वहाँ पे रहे, हाँ। तो मैम मैं पूछना चाहता हूँ, आपने मतलब किस टाइप का लिटरेचर, और स्कूलिंग तो बहुत डिफरेंट रही होगी रशिया में, और बुक्स भी आपने कई डिफरेंट पढ़ी होगी जो हमने या आपने स्कूल्स में पढ़ी होगी। हाँ, हम इंडिया में भी पढ़े थे, लेडी एवन स्कूल में पढ़े थे, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर मेरे फादर की सडनली पोस्टिंग हो गई, तो मुझे जाना पड़ा। अच्छा फिर उस समय सरकार इंग्लिश लैंग्वेज की पेमेंट नहीं करती थी, क्योंकि बहुत महंगा था, देश अच्छा। गरीब था, अभी भी बहुत गरीब है, पर अब करने लगी है। और मतलब देश गरीब है इन द सेंस कि मेजॉरिटी लोग गरीब है। हाँ तो मैम, हाँ, आपने कहा जैसे interesting। इंग्लिश लैंग्वेज का पेमेंट नहीं करते, तो उसका मतलब नहीं समझा। मतलब मेरे को रूसी लैंग्वेज स्कूल में जाना पड़ा। अच्छा मैम, आपके फादर तो IFS ऑफिसर थे, इंडिया को ही रिप्रेजेंट करते थे, और उन्हीं का पेमेंट नहीं करते थे। नहीं, मतलब वो पॉलिसी नहीं थी, नीति अच्छा। नहीं थी कि अच्छा अमेरिकन स्कूल में या ब्रिटिश स्कूल में दाखिल करो, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा थे। अच्छा तो ये तो सब बच्चों का यही हाल अच्छा। था, केवल मेरा ही नहीं था। हाँ तो हमको रूसी भाषा काफ़ी मुश्किल से फिर से सीखा, क्योंकि बचपन का तो सब भूल गए थे। हाँ तो हाँ, तो पर उनकी एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट क्लास थी, अच्छा फर्स्ट क्लास। और उनका, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग कि रशिया सोवियत संघ, मतलब एट दैट टाइम इट वाज सोवियत संघ, कि बहुत क्लोज्ड था। उनका टीचिंग का मेथड अलग था। हाँ स्टूडेंट से प्रेजेंटेशन करवाते थे, हाँ। फिर प्रश्न उत्तर होते थे। हमारे यहाँ तो मेनली टीचर हम लोग को पढ़ाती थी, कहाँ हम लोग जाके प्रेजेंटेशन करते थे। हाँ
तो अब पता नहीं अब शायद बदल गया होगा, जरूर बदला होगा, पर शिक्षा पर सारे कम्युनिस्ट देश ने बहुत जोर लगाया, चीन ने भी। हाँ। एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर चाइना's प्रोग्रेस इज कि उनकी प्राइमरी शिक्षा से लेकर ऊपर तक उनके विश्वविद्यालय अब अमेरिकन विश्वविद्यालय को ओवरटेक कर रहे हैं। जी जी। ये यूनिवर्सिटी आई थिंक इज फॉलोइंग बिहाइंड सिंघुआ यूनिवर्सिटी। वाओ, मतलब कम्युनिस्ट देश है लेकिन वो कर उनका एजुकेशन इज बेटर देन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। नॉट ऑल कैपिटलिस्ट सोसाइटीज, हाँ। मनी लाइक जर्मनी, जापान, जहाँ इन लोगों का वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम जहाँ भी स्ट्रॉन्ग है ना, हाँ। हमारे जैसा नहीं जो कि टोकन 6 महीने का वोकेशनल एजुकेशन का ट्रेनिंग देता है। हाँ। वहाँ 4-4 साल की डिग्री होती है। अच्छा। और हम स्विट्जरलैंड में जब थे तो हम मिलते थे सीईओ से, हाँ। वो सब वोकेशनल एजुकेशन बैकग्राउंड के आए थे। अच्छा। इट इज़ नॉट लुक डाउन अपॉन, क्योंकि ये लोग फैक्ट्री फ्लोर पे जाके देखते हैं कैसे इनोवेट करना चाहिए। हाँ। इसीलिए स्विट्जरलैंड इज नंबर 1 इन प्रिसिशन इंजीनियरिंग। अच्छा। हाँ, मोर देन इवन जर्मनी एंड जापान। बिकॉज वहाँ पे सब लोग जो है मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग और ऑन हैंड हाउ टू मेक मशीन्स, हाउ टू ऑपरेट मशीन। या शुरू से ही सब लोग नहीं, हाँ, ज़्यादातर। जिनको इंटरेस्ट है वो हाँ। अपना जा सकते हैं। मतलब उनका आई थिंक उनका मेन स्ट्रीम ही है वोकेशनल एजुकेशन। अच्छा। या अच्छा। और हम बहुत कोशिश किए थे कि यहाँ लोग को परसुएट करें कि उस हाँ। मॉडल को फॉलो करो, हाँ। नहीं सक्सेसफुल हुए। हमारी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है पर हो रहा है। अच्छा, तो मैम एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि जैसे आपके फादर ने इतनी बड़ी ट्रीटी नेगोशिएट की, तो मैम काफ़ी आइडियलिस्टिक होंगे और काफ़ी वैल्यू ड्रिवन होंगे। सो मैम मतलब क्या वैल्यूज़ आपने उनसे इम्बाइब की, या फिर इम्बाइब इन द सेंस कि आपने उनको देखा और आपने अपनी लाइफ में फॉलो की एज अ वैल्यू और सम एथिक्स दैट यू फॉलोड, बिकॉज वो अपनी लाइफ में बहुत डिफरेंट स्टेजेस में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे। सो आई रियली वांट टू नो दैट। पापा विदेश मंत्रालय में तो आ गए, विदेश सेवा में तो आ गए, हाँ। पर वो ज़्यादातर उनका दिल इंडिया में ही बसा रहता था, छपरा में जहाँ से हम लोग हैं। अच्छा। और बार बार छुट्टियों में हमेशा हमको वहाँ ले जाते थे। तो अच्छा। हम गरीबी से और इंडिया की वास्तविकता से हाँ। एकदम हम लोग करीब थे। हाँ। हाँ। और दुख भी होता था। मैंने हाँ। थोड़ी सी सोशल सर्विस करने की कोशिश की थी यूनिवर्सिटी डेज में, पर इतनी गरीबी हमसे सही नहीं जाई, हाँ। सही नहीं गई। हाँ। तो हम विदेश सेवा में ही आ गए। हाँ। और वो आदर्शवादी बहुत थे। उनका मन था विदेश सेवा को छोड़ के हाँ। फिर वो राजनीति में प्रवेश करें, वो भी अच्छा। क्योंकि वो कह रहे थे कि उसी में कुछ सुधार हो सकता है। अच्छा। रियल सुधार पॉलिटिक्स में ही आके हो सकता है। वो एकदम आदर्शवादी थे। उनसे भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं सहा जाता था। हाँ। वो हर जगह बोलते थे कि भ्रष्टाचार के बिना इंडिया बहुत आगे बढ़ सकता है। हाँ। तो ये इससे मेरे को बहुत प्रेरणा मिली है, क्योंकि अच्छा। हमको भी इस चीज से बहुत नफरत है कि अच्छा क्यों हमारे देश में इतना ज्यादा है ये। जी। क्योंकि मेरे फादर का एक कहना था कि सब देशों में है भ्रष्टाचार, केवल इंडिया में नहीं है, सब में है, हर जगह हम लोग देखते हैं। पर इंडिया में ये गरीबों को सबसे ज़्यादा इट हर्ट्स द पुअर मोस्टली। यस। क्योंकि एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक अगर हो रहा है, हाँ। सबसे ज़्यादा तो बर्डन गरीबों पे है ना। उनकी जो भी आमदनी है उसका आधा अगर कट ले लिया जाए, जी जी जी। बचा क्या? हाँ। और आगे कैसे बढ़ सकता है आदमी? और फिर एजुकेशन सिस्टम जो है हाँ, वो भी काफ़ी वीक है हमारा। बहुत वीक है। हाँ। सब बातें लेकर हम भी इसलिए टेक्नोलॉजी पे जोर दे रहे हैं कि वो बोली इसके द्वारा हम लोग आगे बढ़ सके। जी जी जी। मैम तो आप बताइए कि जो आप विदेश सेवा में आप कैसे आए, मतलब कि क्या प्रोसेस था आपका विदेश सेवा में आने के बाद, एंड कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए विदेश सेवा में जो एक नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता है, बिकॉज एकदम डिफरेंट ही लाइफ होती होगी। विदेश सेवा एक्सीडेंट से हुआ, क्योंकि मेरे को पीएचडी के लिए फेलोशिप मिल गया था आईवी लीग यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो हम चले गए थे, फिर पापा ने बहुत जोर दिया हाँ। धाम वगैरह देने के लिए, तो मैंने दिया। हाँ। पर मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, आत्मविश्वास बिल्कुल जीरो था हाँ। कि हमसे कुछ हो भी पाएगा, क्योंकि हम नहीं सोचते थे पापा जैसे हम इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं, हाँ। हमसे कभी नहीं होगा। पर दिया इम्तहान और हो गया मेरा। दिल्ली का उस समय एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। हाँ। और विश्वविद्यालय में जो जिस तरीके से पढ़ाते थे, हाँ। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हाँ। थे। तो एमए में, बीए में अच्छा नहीं था, एमए में अच्छा था। और तो हो तो गया मेरा, पर मेरे को बिल्कुल पछतावा नहीं है इसके बारे में, क्योंकि एक अवसर मिला अपने से किसी बड़े चीज़ के लिए काम करने का, देश के लिए काम करने का, और
बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। हाँ आप खुद कह रहे हैं कि आप जी। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप बता रहे थे आपको इंटरेस्ट है बहुत। हाँ मैम, मुझे तो हमेशा से, मैं तो बचपन से ही, एक सुबह मुझे याद है, मैं और मेरा फ्रेंड था, वो शाम को 8 से लेकर 8:30 एक फॉरेन पॉलिसी पे आता था एनडीटीवी पे शो, और मैं तो वही देखता था हमेशा। मेरा खाने का समय था कि मैं वो बैठ के देखूंगा, क्योंकि मुझे विदेश नीति, दुनिया में क्या चल रहा है, लड़ाई चल रही है तो क्यों हो रही है, इसमें किस देश का क्या रोल है, ये मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो इसीलिए मैं तो वही देखता था। वंडरफुल। हाँ तो ये सब हम हाँ इससे प्रेरित होकर हाँ हाँ जो- मैम, एक सवाल मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा मैम, आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या आई थी? 52। मैं सोचिए आप 52 रैंक आई थी, फिर भी आप बिल्कुल भी श्योर नहीं थे कि मतलब हो सकता है मेरा। पता नहीं कैसे हो गया। गजब। हाँ तो मैम एक जैसे आपके बारे में मैं पढ़ रहा था, और एक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि आपने मतलब अब कुछ ही ऑफिसर्स में थे जिन्होंने एक्चुअली अब सोवियत यूनियन में काम कर रहे थे, एंड फिर आपने प्रेडिक्ट भी किया था कि सोवियत यूनियन का कोलैप्स जो है वो इमिनेंट है। तो मैम मैं जानना चाहता हूँ ये आपने कैसे प्रेडिक्ट किया, या फिर प्रेडिक्शन से ज़्यादा मैम ये आपको क्या साइंस दिख रहे थे उस टाइम की सोवियत यूनियन अब कोलैप्स होने वाला है? नहीं, सोवियत यूनियन का मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था कम्युनिज्म कोलैप्स होने वाला है। अच्छा सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म खत्म Okay, होने वाला है। okay. सोवियत यूनियन का कोलैप्स तो गोर्बाचोव ने शायद गलती जो की, उन्होंने सबको इंडिपेंडेंस दे दिया। हाँ मैंने कहा था कम्युनिज्म खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं वहाँ रही थी, स्कूल में रही थी, हाँ उसके डेवलपमेंट्स फॉलो करती थी, हाँ और उस समय मैं डेस्क पे भी थी, सोवियत यूनियन के डेस्क पे थी, और मुझे एकदम साफ दिख रहा था कि ग्लासnost और पेरिस्ट्रोइका एकदम विपरीत हैं खुले सोसाइटी के। सॉरी, कम्युनिज्म इज इट्स टोटली कॉन्ट्रडिक्टरी टू ग्लासnost एंड पेरिस्ट्रोइका। ओके वंस यू अलाउ ओपननेस, हाँ आप इसको परमिट करोगे और वो क्वेश्चन करने लगेंगे। कम्युनिज्म इन सोवियत यूनियन एंड चाइना was based on total obedience to an ideology। अच्छा तो फिर वो तो खत्म ही हो जाएगा। और मेरे से काफी लोग भिड़े थे कि नहीं होगा, आप पावरफुल है ये वो। श्योर, बहुत पावरफुल था, पर आप इस टाइप का प्रोसेस शुरू करोगे, और लोगों में बहुत वो आशा भी थी कि लोकतंत्र आए। मैं लोगों से बात की थी, मेरी फ्रेंड्स थी वहाँ, और एक थी, मैंने आपको बताया उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग, जी जी तो इनको बहुत जानकारी थी दुनिया की। हाँ ठीक है, फिल्टर्ड थी, कंट्रोल्ड थी, हाँ। पर जिस आदमी को इंटरेस्ट है वो सब कुछ जान सकता है। उस टाइम इंटरनेट नहीं था, पर फिर भी आदमी को पता तो चल ही जाता है। तो यही फैक्टर्स थे जिससे हमको लगा कि ये सर्वाइव नहीं करेगा। और काफ़ी लोग मेरे से एकदम मतलब मैंने कहा गिर गए थे, कैसे हो सकता है ऐसे ही। और मैं काफ़ी जूनियर भी थी, और मेरे को कहते थे दिस इज अबव योर पे ग्रेड, यू नीड इट। और मैंने ये भी कहा था, जब वो मैं रशियन पेपर्स पढ़ती थी, रूसी लैंग्वेज के पेपर्स, उसमें लिखा था कि वो जब अफगानिस्तान से निकल गया था 1989 में, तो वहाँ के जिहादी लोगों को पाकिस्तान ISI ने इंडिया में भेजा था, कश्मीर में भेजा था। अच्छा तो मैंने ये भी चेतावनी दी थी कि वहाँ पॉलिटिक्स वगैरह मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट सिचुएशन है और ये जिहादी लोग आ रहे हैं। उसी समय से काफ़ी मतलब ये टेररिज्म वगैरह शुरू। उसके पहले तो कश्मीर एकदम शांत था। जी जी तो वो भी मेरे को कहा कि बहुत जूनियर हो, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, सब ऑफ योर पे ग्रेड। तो भविष्यवाणी करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ। तो मैम जैसे ये आपको इसलिए कहा गया कि आप जूनियर थे, कि इसलिए आपको कहा गया कि आप वुमेन थे, एंड ऐसा कोई बायस था? हाँ, इट वाज बिकॉज आप जूनियर थे। हाँ, अंडर सेक्रेटरी थे। अच्छा, इसीलिए। तो मैम मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है हाउ मिनिस्ट्री वर्क्स, तो मतलब प्रॉपर हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वहाँ पे, कि जो मतलब बॉस कहेंगे आपको सुनना पड़ेगा? नहीं, मेरे टाइम में इतना नहीं था। एंड ये थोड़े ज्यादा बोल्ड प्रेडिक्शंस थे। हाँ पर हमारे बॉस जो थे वो बात मेरी सुनते थे। हाँ। मतलब आपके बॉस कौन थे? राजीव सिकरी थे। अच्छा वो सुनते थे, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जहाँ ये रेवोल्यूशंस हो रहे थे। अच्छा। हंगरी, चेक रिपब्लिक, जी हाँ। स्लोवाकिया एट दैट टाइम। एंड तो हम जो रिकमेंड करते थे कि जैसे कि ये लीडर अब 1-2 महीने में खत्म होने वाला है, तो अब इसकी इतनी खातिरदारी मत करो, सुनते थे बात। अच्छा। हमारे देश को बहुत पसंद करते थे। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत तेज से बीमार पड़ गई। अच्छा। तो फिर मैं जॉन्डिस हो गया था मुझे, तो फिर मैं उसमें कंटिन्यू नहीं कर पाई। अच्छा
अच्छा मैम, तो आप कैसे मतलब प्रिडिक्ट करते थे? मतलब आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती होंगी कि ये इशू आ गया है इसलिए? से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो नहीं मैं बहुत पढ़ती थी, न्यूज़पेपर से पढ़ने से बहुत चीज़ें पता लग जाती। मैं ओरिजिनल सोर्स में जाती थी ना, क्योंकि मैं रिसर्चर हूँ, हिस्ट्री की रिसर्चर हूँ, तो हमको ओरिजिनल सोर्स का बहुत ये था। तो हम रशियन न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, इंडियन न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, सब कुछ पढ़ते थे। हम सार्क में 3 साल कर चुके थे। अच्छा। तो पाकिस्तान के सारे न्यूज़पेपर्स मेरे को मिलते थे। उस समय इंटरनेट तो नहीं था। हाँ। सब कुछ अपने डेस्क पे एक एक आर्टिकल निकाल के सब कुछ उसको पीस टुगेदर करना गजब करते थे। गजब। कभी कभी 3-3 बजे रात तक हम काम करते थे, हाँ और बहुत बहुत रुचि से काम करते थे। हाँ, डेफिनेटली दिख रहा है कि मैम आप इतने पैशनेट थे, आप इतने बोल्ड प्रेडिक्शन कर रहे हो वहाँ पे, जबकि मतलब आपको दूसरा काम दिया है, बट यू आर इन नेशनल इंटरेस्ट, आप इंडिया के लिए भी वहाँ पे कर रहे हो। मैंने चीन के बारे में भी कहा था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंडिया को अपनाना चाहिए। 2001 में मैंने थीसिस लिखा था जिसमें इंडिया को फॉलो करना चाहिए चाइना। इनफैक्ट 1998 में मैंने लिखा था, पर उसको थोड़ा और भी विस्तार से मैंने उसको डेवलप किया था 2001 में। और फिर मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी खूब वार्न किया था। फिर मैंने ये भी 2018 में मैंने आई वॉज द इकलौता पर्सन इन इंडिया हु वार्नड अबाउट द जियो टेक्नोलॉजी वॉर बिटवीन US and China. That India should have a strategy to align itself on the right side of the divergent supply chains. मेरा thesis it's on the web, so I'm not exaggerating. तो हम काफी आगे का क्यों बता सकते हैं, क्योंकि हम बहुत पढ़ते हैं और हम बहुत क्लोजली, और हमारा फोकस केवल इमीडिएट फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे नहीं है। द बिग इश्यूज लाइक जो अंडरग्राउंड इश्यूज है, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, हाउ दे आर चेंजिंग आवर वर्ल्ड, इसीलिए हमारा जोर इसी में है। हम बहुत सालों से इसी पर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए हम आगे का थोड़ा देख सकते हैं। और लोग जो देखते कि आज हाँ यहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ, आज ये कुछ हुआ, आज हाँ ये हुआ, वो बिगर इश्यूज को नहीं पकड़ पाते हैं और टैकल भी नहीं कर पाते, उनको उनका करेक्ट सोल्यूशन भी नहीं। जी मैम, मैं चाइना पे ही आना चाहूँगा, क्यों? बिकॉज आपका जो अभी थिंक टैंक सितारा है उसका काफ़ी एक बेस आपके जो चाइना एक्सपीरियंस था उसी पे है। बिकॉज आपने जब चाइना में गए, आपने वहाँ पे, आई रियली वांट टू नो, बिकॉज आज का चाइना तो कोई भी जाके देख सकता है, बट आप 1990s 2000s के चाइना में थे, वहाँ पे इंडिया के लिए काम कर रहे थे। आई रियली वांट टू नो उस टाइम का चाइना कैसे था, वहाँ पे क्या अपहीवल चल रहा था? बिकॉज चाइना की जितनी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है कि इट्स हैज बीन अ वेरी वायलेंट सोसाइटी। जो माओ के रेवोल्यूशंस हुए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार दिया गया, सो मतलब बैड थिंग्स वर डन, एंड उसके बाद अचानक से मतलब इन 10-15 ईयर्स तो सोसाइटी अपने आप चेंज हो गई। तो आई रियली वांट टू नो कि वहाँ पे आपके क्या एक्सपीरियंस थे और क्या लर्निंग्स थी आपकी, कि यार मतलब ये बहुत ही डिफरेंट मॉडल है, बट हमको इंडिया में अपनाना पड़ेगा ये मॉडल अगर हमें ग्रो करना है तो। Yes, absolutely. So, China was really changed my life. Because actually मेरे पिताजी ने मेरे को सलाह दी थी 1979 में। वो गए थे चाइना वाजपेयी जी के साथ। जी अच्छा। वो गए थे और वापस आए तो रिफॉर्म्स शुरू हो गए थे, तंग शॉपिंग आ गए थे, 76 में गैंग ऑफ 4 खत्म हो गया था। तो तंग शॉपिंग आए थे, उन्होंने रिफॉर्म्स जो शुरू किए थे उसके ऑलरेडी असर पापा को दिख रहे थे, पिताजी को। और उन्होंने मेरे को कहा था कि तुम चीन पे करो, तो मैंने कहा बाबा बहुत ज़्यादा लैंग्वेज सीख लिया, अब और नहीं करना मुझे। तो एनीवे शायद गलती हो गई, पर मेरा सौभाग्य था कि मेरे को मिनिस्ट्री ने फिर भी चाइना पोस्टिंग दी। अच्छा। एंड तो मैं आपको तो लैंग्वेज नहीं आती थी, फिर भी पोस्टिंग दी? लैंग्वेज नहीं आती थी, पर एक मेरे एम्बेसडर थे, उन्होंने 3rd ईयर में मेरे को बहुत बड़ी प्रेज दी, प्रशंसा दी कि you don't need language for communication skills. I had the best contacts in China, and I had a actually wonderful time. And the people were very open. The government was very open. उस समय ये सब problems नहीं हो रही थी। और this was before our nuclear tests also. और हम इकोनॉमिक साइड पे थे ना, तो इतना मेरे को कॉन्शियसनेस भी नहीं था कि क्या हो रहा है पॉलिटिकल साइड पे। और हम तो देख रहे थे कि चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो पापा ने मैंने को बताया था वही मैं देख रही थी, अपनी आंखों से देख रही थी। ऑलरेडी कुछ रिफॉर्म्स के बाद इंडिया की इकोनॉमिक साइज के दुगना हो गया था। 94 में मैं गई थी। अच्छे रोड्स, बिल्डिंग्स, क्या क्या नहीं हो रहा था वहाँ। तो मैंने तय किया कि मैं अब इसको एनालाइज करूंगी। मैं इस एनालिसिस को इंडिया भेजती थी, अपने गवर्नमेंट को भेजती थी, सरकार को भेजती थी और उद्योग को भेजती थी, CII, एचमा, जो भी
थे इंटरेस्टेड, क्योंकि ब्रसल्स में मेरा इन लोग के साथ संपर्क हो गया था। ब्रसल्स में मैंने काफ़ी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की थी। वहाँ ऑटोमोटिव कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर एंड स्टैंडर्ड्स, इन 3 बड़े मुद्दों पर मैंने काम किया था। अच्छा। और ये उस टाइम ऑटोमोटिव कंपोनेंट सॉफ्टवेयर के बारे में कोई बात नहीं करता था इंडिया में। मैंने देखा कि ये आगे बहुत बढ़ेगा, और उस पर मैंने टेक्निकल असिस्टेंस पैकेज नेगोशिएट किया था ताकि वो लोग वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हो जाए। अच्छा। तो नेस्कॉम के साथ किया था, एक्मा के साथ किया था, सीआईआई के साथ काम किया था। अभी भी एक तो बेचारे दोनों लोग गुजर गए, देवन मेहता नेस्कॉम के गुजर गए जिनके साथ मैंने काम किया था, और रजत नंदी एक्मा के थे, अच्छा। वो भी गुजर गए। पर उनकी वजह से हमको पता भी चला एक्चुअली अबाउट दीज सेक्टर्स, एंड उनकी थोड़ी मदद की थी। पर चाइना में मैंने फिर देखा कि इनसे बहुत सीखने को है। मैम बट चाइना में आपने कहा कि जैसे मैंने रिफॉर्म्स देखे और उससे अचानक से रोड्स ब्रिजेस बन गए, तो मैम ऐसे क्या रिफॉर्म थे चाइना में? मतलब 1-2 आप बता सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो जो आपके इस रीडिंग्स में आए कि ये रिफॉर्म तो हम ही कर सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो उनका शुरू में मैं केवल आर्थिक रिफॉर्म्स पे जोर दे रही थी, क्योंकि उतनी मेरी बुद्धि नहीं पड़ी थी। तो डेफिनेटली उनके बहुत अच्छे रिफॉर्म्स थे। उनकी गवर्नमेंट का पूरा कमिटमेंट था कि अपने देश को विकसित करो। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। तो उनका ट्रेड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सब उसके गियर्ड। और उन्होंने मैं उनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गई थी, क्या शानदार जोन था। अच्छा। एंड मैंने सुना था कई लोगों से कि अगर कोई इन्वेस्टर जाए, बल्कि इंडियन इन्वेस्टर ना हो, वो मंत्री जी आएंगे एयरपोर्ट उनका स्वागत करने के लिए, उनको ले जाएंगे, उनके कागज पत्ते सारे तैयार करेंगे, उनके बिजली वाटर कनेक्शन सारे देंगे। अच्छा। हर तरीके की फैसिलिटी, रोड्स। यहाँ तो हमने स्विस इंडस्ट्रियलिस्ट से बात किया था स्विट्जरलैंड में, उन्होंने कहा था कि रोड तक बनने में हम लोग को घुस देनी पड़ी थी महाराष्ट्र के जिले में। तो ये इस टाइप का हरासमेंट नहीं था चाइना में। अच्छा। तो ये लोग खूब आए, खूब इन लोगों ने डेवलप किया। तो पहले तो चाइना खूब फॉरेन इन्वेस्टर्स को वेलकम किया, फिर धीरे धीरे उनका टेक्नोलॉजी अपना लिया। हम लोग तो करते ही नहीं है, हम लोग को रिवर्स इंजीनियर करना चाहिए ना सब कुछ। और फिर उसके बाद ये देखिए अब आज कहाँ पहुंच गया है। मैंने एक रिपोर्ट देखा था, यूरोपियन रिपोर्ट देखा था, OECD का रिपोर्ट, कि ये लोग बहुत घबरा रहे हैं कि चीन साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहा है। मैंने कहा क्यों घबरा रहे हैं? तो फिर इसको मैं फिर पढ़ने लगी इसके बारे में। देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे चीन बहुत जोर दे रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और फिर मैंने रॉबर्ट सोलोक जो मैंने बात की थी कि 90% इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तब मैं समझ गई कि ये लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बहुत जोर दे रही हूँ सितारा के थ्रू। अच्छा। चाइना में जैसे बोलते हैं कि एक्चुअली दे आर मच मोर ऑफ अ कॉपी कैट, कि जो भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी होती है उसी को पूरा कॉपी कर लेते, या भी कोई यूरोपियन टेक्नोलॉजी होती है उसी को कॉपी कर लेते, दे डोंट हैव ओरिजिनल आइडियाज। और मैम तो मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ, बिकॉज आपने इतना साल चाइना में काम किया और इकोनॉमिक साइड में काम किया है, तो आपको भी ऐसा लगता है कि कॉपी कैट कल्चर है कि उनका एक्चुअली ओरिजिनल टेक्नोलॉजी वाला उनका सीन है कि वो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है? सो ओरिजिनल टेक्नोलॉजीज जो थे अमेरिका ने किए थे 20th सेंचुरी में, सेमीकंडक्टर्स, इंटरनेट, GPS, वो टच स्क्रीन, इवन न्यूक्लियर पावर अमेरिकन फर्स्ट स्टार्टेड, एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट, सब अमेरिकन ने किए थे। बाय द वे अमेरिकन स्टेट सपोर्टेड देम इन ऑल दिस। ये गलत है कि ये एलोन मस्क ने किया या इंटेल ने अपने आप कर लिया। सब चीज में अमेरिकन गवर्नमेंट का हाथ था। अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट, नेसा, कैसे इन्वेंशन तो किया, ठीक है, प्राइवेट लोगों ने, पर गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट दिया, मतलब उन्होंने एश्योरेंस दिया कि हम आपसे खरीदेंगे ये चीज। अच्छा। जो कि हमारी गवर्नमेंट अभी तक नहीं कर रही थी, पर अब शुरू किया है। अगर टाइम मिलेगा तो बात करेंगे जी, डेफिनेट। और चीन सेम स्ट्रेटजी, प्रोक्योरमेंट वाज गारंटीड बिकॉज दे आल्सो पोर्ड R&D इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ R&D इन्वेस्टमेंट गिरता जा रहा है। 0.85 था कुछ साल पहले, अब 0.65 हो गया है ऑफ GDP R&D। अच्छा। एंड चाइना में ऑलरेडी 2.5 हो गया है। जब मैं थी वहाँ 1% या कुछ ऐसा था। तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसी के थ्रू ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी। तो सॉरी, आपका प्रश्न मैं भूल गई। नहीं, मतलब मेरा यही प्रश्न था बेसिक कि क्या चाइना में क्या एक कॉपी कैट कल्चर है कि जो भी अमेरिकन बना रहे वही बना देंगे, या फिर वो कुछ नया इन्वेस्टमेंट बनाने की कोशिश कर? सो बेसिकली शुरू में उन्होंने यही किया, कॉपी कैट किया। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रिटिश का टेक्नोलॉजी अमेरिकन, जर्मन ने सबने कॉपी कैट किया।
और फिर अपना टेक्नोलॉजी वो लोग बढ़ाए। हाँ पर अब चाइना एकदम अपने पाथ पे आ गया है। 5G चाइना फर्स्ट बिकेम प्रोफिशिएंट इन, ठीक है। एरिक्सन एंड लोग दुनिया में केवल मूवी लोग हैं जो ये जो एकदम मास्टर किए हुए हैं। क्वांटम में आगे बढ़ गया है, क्वांटम टेक्नोलॉजी में क्वांटम सैटेलाइट को इसने किया, क्वांटम नेटवर्क इसके हैं। हाँ और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे बढ़ गया है। हाँ। तो ऐसे तो नहीं कह सकते। अब सेमीकंडक्टर में काफी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, अच्छा। तो बहुत आगे बढ़ गया है। हाँ हाँ। तो मैम जैसे आप जब चाइना में थे तो आपने देखा होगा एक मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन हो रहा है वहाँ पे, बिकॉज अल्टीमेटली चाइना का जो पूरा ग्रोथ है वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड था, बिकॉज वहाँ पे मतलब लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और लेबर लो कॉस्ट था, तो पूरा अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग चाइना शिफ्ट हो गया था। तो मैम आपको क्या लगता है कि अब जब हम इंडिया में हम कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो डू यू थिंक इंडिया हैज जो मैन्युफैक्चरिंग का बस था वो इंडिया से छूट गया और इंडिया को अब सर्विस सेक्टर पे ही ध्यान देना चाहिए, बिकॉज चाइना एंड वियतनाम हैव totally captured the market? No, India, if it has a proper जैसे कि पूरी व्यापक राष्ट्रीय नीति अगर अपनाए हाँ हाँ। तो कर सकता है। अच्छा। प्रोक्योरमेंट को गारंटी कीजिए, हाँ। R&D इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, हाँ ईज ऑफ बिजनेस करिए हाँ। सीरियसली। ये नहीं कि एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया हाँ। और फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आके हरास कर रही है इन्वेस्टर को, जो कि मैंने सुना है यही होता है। हाँ तो और एजुकेशन को ठीक करिए। हाँ। 4 चीजें हाँ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए, और तब Okay. तब हो सकता है। आप एजुकेशन करिए, हाँ आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सीरियसली कीजिए, R&D इन्वेस्टमेंट कीजिए, हाँ। और फिर आप प्रोक्योरमेंट कीजिए। अच्छा। बस हो जाएगा आपका काम। और देखिए एक बहुत अच्छी चीज हुई है इसलिए, सितारा का भी हाथ था। हाँ। हम लोगों ने दूरसंचार नेटवर्क्स पे हमने बहुत कोशिश की थी गवर्नमेंट को बताने के लिए कि इसमें फॉरेन प्रेजेंस नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि एक ओर से चीन ने बहुत सारे टेंडर्स जीत लिए थे, हाँ। दूसरी ओर से सारे हमारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस अमेरिकन पोर्टल्स के थ्रू जाते हैं। हाँ तो द फॉरेनर्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। सिस्को का इक्विपमेंट हर जगह है, हाँ सिस्को का इक्विपमेंट है, उसमें बैकडोर्स है, क्या नहीं है। हाँ तो हम लोग का ये इरादा था कि ये सब निकाल दें हम लोग। हाँ तो हमने बहुत गवर्नमेंट पर प्रेस किया, हाँ और हमारे बहुत अच्छे कलीग्स भी थे हाँ गवर्नमेंट में, उन्होंने भी बहुत मदद की, क्योंकि हम लोग तो गवर्नमेंट के बाहर है। हाँ। तब तो कोई गवर्नमेंट के अंदर ये बात जी। नहीं सुने तब कोई बात थोड़ी बनेगी। उन्होंने भी बहुत प्रेस किया, तो फाइनली सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे हाँ। थोड़ा सा इस पर काम हुआ। हाँ। एक BSNL का बहुत बड़ा टेंडर था, करीब 8,000 करोड़ का। हाँ। तो वो चीन लोगों के लिए उसको सूट कर दिया था। उसको विड्रॉ किया गया और वो इंडियन कंसोर्शियम को अब मिला है। अच्छा। अब उस इंडियन कंसोर्शियम में तेजस नेटवर्क्स और संख्या है, हाँ। और उन लोगों ने अब मीनो टेक्नोलॉजी, जो कि मैं आपको बता रही थी, वो 5G की टेक्नोलॉजी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बराज कॉल वगैरह जो कि अब हुआवे की बहुत तरफदारी करते हैं, पर एटलीस्ट रिपोर्टेड ये मीडिया में हाँ। वो उन्होंने वो को बहुत बड़ा जीनियस माना जाता है हाँ। ऑफ कोर्स। और उनको उन्होंने ये सब किया था। अब इंडियन कंपनी करने लगी है, कितनी बड़ी बात हुई है। आपने R&D कंपनी को हाँ। बढ़ावा दिया, उससे प्रोक्योरमेंट का गारंटी दिया, हाँ हाँ तुरंत आपका रिजल्ट दिख गया। हाँ। तो यही चाहिए हमारे देश में, तुरंत हो सकता है। अच्छा। थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ऐसी बात हाँ नहीं हाँ है, हाँ। पर ज्यादा फोकस्ड अप्रोच नहीं है, मतलब कई जगह यू कैन सी ब्राइट लाइट्स हाँ। बट फोकस अप्रोच नहीं है। थोड़ा ज्यादा हाँ। focus चाहिए। मैम एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, एंड ये बहुत सारे लोग जो फ्री ट्रेड, मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी फ्री ट्रेड के फेवर में हूँ कि ट्रेड फ्री होना चाहिए, तभी जो है कम्पिटिटिवनेस जो है हमारी इंडियन इंडस्ट्री की ग्रो करेगी। तो मैम क्या आपकी नज़र में, जैसे आपने कहा कि आप लोगों ने चाइना और US या अदर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है एडवोकेट किया कि वो अब इंडियन में टेलीकॉम इंडस्ट्री में नहीं आ सकते हैं, अब हम इंडियनाइजेशन ही करेंगे। अमेरिका की इंडस्ट्री नहीं है टेलीकॉम में। अच्छा। मैंने कहा फॉरेन प्रेजेंस नहीं। फॉरेन प्रेजेंस नहीं हो। मैम डू यू थिंक कि इससे इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस हर्ट होगी, बिकॉज फिर जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो काफ़ी सेटल डाउन हो जाएंगे कि भाई वी डोंट नीड टू इनोवेट, और जो भी, क्योंकि बिकॉज हम 3-4 लोग ही हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे अब वी कैन टेक बेसिकली नेम, जियो है, एयरटेल है, आप बता रहे हो तेजस नेटवर्क्स है, तो डोंट यू थिंक इंडिया वाले काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, हंकर डाउन हो जाएंगे और उसके बाद काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है। First of all, Airtel and Jio are not into equipment, no? हाँ हाँ, really sorry। They have their networks, their service providers in this area. I think Jio थोड़ा बहुत कर रहा है कोशिश, but I'm not sure how successful they are. हाँ So
सो फ्री ट्रेड ऑफ कोर्स थ्योरी में बहुत अच्छा है हाँ और कंपटीशन बढ़ाता है, और चाइना का स्ट्रैटेजी देखिए, उसने WTO को ज्वाइन किया जब उसकी टेलीकॉम इंडस्ट्री एकदम मजबूत हो गई थी, और अच्छा। उसने ITA1 को भी ज्वाइन किया जब उसकी टेलीकॉम इंडस्ट्री मजबूत हो गई। हम लोगों ने शुरू से ही अपनी टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया बाय ओपनिंग अप प्रीमेच्योरली। हाँ We should have gone with an R&D strategy, procurement strategy, education strategy, strengthened our industry and then opened up. हाँ अभी हम लोग RCP की शायद आप बात कर रहे हैं, अभी हम ज्वाइन करेंगे। देखिए आसियान, जापान, कोरिया, इनके साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, सब में हम लोग की हालत ख़राब हो रही है क्योंकि बहुत बड़ा डेफिसिट हो रहा है। और चाइना RCEP में है, हाँ अब RCEP में ऑलरेडी इन लोगों के साथ आपका फ्री ट्रेड है, तो अब RCEP में आप जाओगी तो चाइना के साथ आपका फ्री ट्रेड हो जाएगा, हाँ जो भी आपकी क्षमता है उसको खत्म कर दी जाएगी। हाँ तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले ये स्ट्रैटेजीज तो अपनाइए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाइए, उसके बाद खोलिए, जरूर खोलिए। हाँ कंपटीशन इज एसेंशियल, हाँ और जरा कंपटीशन के लायक तो आप बनाइए अपनी इंडस्ट्री को, नहीं तो ऑलरेडी वी आर डी इंडस्ट्रियलाइजिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो 13% या 17% था कुछ साल पहले, अभी भी 17% पे अटका हुआ है। हाँ तो ऐसे ही चलता रहेगा, वो भी 17% लाइसेंस टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, हाँ अपने प्रोडक्ट्स पे तो चल नहीं रहा है। हाँ। तो वी रियली नीड अ मैसिव ओवरऑल। मैम एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, जो जैसे रघुराम राजन ने जो अभी एक नई बुक लिखी है, और उन्होंने टोटल फोकस किया है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग पे जितना इंडिया में वो हल्ला है कि हम मैन्युफैक्चरिंग बस मिस हो गई है तो हमें कैसे भी करके मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब जो वैल्यू क्रिएशन हो रहा है वो IT इंडस्ट्री में हो रहा है, जैसे एप्पल है। उन्होंने बता, वो उनका जो एग्जांपल था, आई एम जस्ट गिविंग यू हिज एग्जांपल, कि जो फॉक्सकॉन है वो उसकी वैल्यूएशन है $50 बिलियन एंड दे मेक ऑल द आईफोन्स, बट जो एप्पल है उनकी वैल्यूएशन है अराउंड $2-3 ट्रिलियन Right. बिकॉज दे ओन द IP, दे ओन द डिजाइन। Yes. सो डू यू थिंक कि हमें भी एक्चुअली डिजाइन पे या IP पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन हम मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करके फायदा क्या है? क्योंकि अल्टीमेटली हु हैज द IP हैज द हाईएस्ट वैल्यूएशन, हाईएस्ट गेट्स द मोर मनी। So I have 2 points to make on that. हाँ The first thing we are also saying, डिजाइन पे आप फोकस करो। इंडिया के सारे डिजाइन इंजीनियर्स बाहर चले गए हैं, हाँ या यहाँ के फॉरेन R&D सेंटर्स में काम कर रहे हैं। Yes, I absolutely agree with you. हाँ The value is in design, it's हाँ IP ownership. That is Sitara's main core idea only. हाँ। So we are definitely doing that. आपकी ऑर्गेनाइजेशन है सितारा, उसमें मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, रियली इम्प्रेस्ड। काफ़ी टॉप लोग इंडस्ट्री के, काफ़ी पायनियर्स जो हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। तो आई रियली वांट टू नो क्या करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आप थोड़ा सा उसको ब्रीफ में बताइए। और आपने आपकी वेबसाइट पे भी लिखा है कि यू हैव अफेक्टेड सम गवर्नमेंट पॉलिसी जो इंडिया की ग्रोथ के लिए इज बेटर है। सो रियली वांट कि आप थोड़ा एग्जांपल भी दीजिए। तो हमने ये शुरू किया था ऑलरेडी व्हाइल आई वाज इन सर्विस, क्योंकि हम अच्छा सबैटिकल लिया था IDA से, और उसमें हाईटेक डिफेंस इनोवेशन फोरम विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर डायरेक्टर जनरल उसको लॉन्च किया था। हाँ। और यही बात हम लोग कर रहे थे कि देखिए डिफेंस में आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो उसका बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, हाँ क्योंकि इट्स गुड फॉर नेशनल सिक्योरिटी, इट्स गुड फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड देयरफॉर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो। सो उस पर काफ़ी आइडियाज हमने दिए थे गवर्नमेंट को, प्रोक्योरमेंट पे वगैरह। हाँ ज़्यादा तो नहीं लोगों ने सुनी बात, और पर फिर भी कुछ तो थॉट प्रोसेसेस अफेक्ट हुए कि मोर प्रो इंडिजनाइजेशन। काफ़ी हम लोगों ने मीटिंग्स कराए थे डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी, काफ़ी लोगों के साथ हाँ आइडियाज़ हम लोगों ने दिए थे। पर फिर मेरी पोस्टिंग बाहर हुई थी तो एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने उसको टेक ओवर कर लिया, जी और फिर उसका कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो यही हुआ उसके साथ। फिर मैं जब वापस आई तो मैंने सितारा शुरू किया। हाँ दिस टाइम our membership was more focused on information and communications technologies. अच्छा And ये अच्छी बात है क्योंकि these underlie everything including defense. हाँ तो अब हम लोग सरकार से विनती करते हैं प्रोक्योरमेंट को लेकर कि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट हो, R&D को बढ़ाओ। हाँ कॉन्क्रीट रिजल्ट्स में आई कैन थिंक ऑफ एटलीस्ट 2, वही BSNL की जो हमने बात की। जी दिस इज द पार्ट हाईटेक डिफेंस इनोवेशन फोरम में हम लोग काफ़ी असर हुआ था हम लोगों के विचार का। हम लोगों ने कहा था कि आपकी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्यों है, आपकी डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी होनी चाहिए। इफ़ यू आर अ सीरियस कंट्री हाँ देन सीरियस अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। आप बनाओ, एक्चुअली आप प्रोक्योर करने पॉलिसी, आप प्रोक्योर क्यों कर रहे हैं? प्रोक्योर आप शुरू करते हो प्रोक्योरमेंट से तो इम्पोर्ट ही तो होगा, हाँ हाँ क्योंकि
and even now you have people who are saying import is better. तो और सब देशों ने अच्छी ऑफसेट पॉलिसी अपनाई थी, यहाँ ऑफसेट तो खत्म कर दिया। मैम ऑफसेट पॉलिसी क्या होती है? ऑफसेट पॉलिसी होती है कि आप हमसे, अगर हम आपसे कुछ खरीदेंगे तो आपको यहाँ से बनाना होगा, या आप हमसे कुछ इम्पोर्ट करोगे, अच्छा, कुछ हम लोग को भी फायदा होगा उससे, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत देशों ने किया है, UAE ने किया है, मतलब भारत या कुछ उनका नाम था ऑर्गेनाइजेशन का, साउथ कोरिया, टर्की, इजराइल, ईस्ट यूरोप, एवरीबडी हैज दिस पॉलिसी, सम डिडंट वर्क इन इंडिया। अच्छा, तो उस पर हमने बहुत जोर दिया था, वो नाकामयाब रहे। प्रोक्योरमेंट में थोड़ी बात हम लोग की सुने लोग, हाँ, पर अभी जो BSNL की बात हुई उस पर हमने बहुत काम किया था, हाँ, और लोग तो इकोनॉमिक मुद्दे को लेकर चल रहे थे। हम लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी की इशू उठाई, हाँ, दैट इज द ओनली थिंग दैट वर्कड, हाँ, एंड तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटीज ने मदद की उसमें, अच्छा, और फिर वो टेंडर सब बदला गया, हाँ, और भी जैसे कि लैंड बॉर्डर वाला हुआ, उसको लोग विड्रॉ करने को कह रहे थे, और भी सब गलत चीज़ों पर हमने अपनी आवाज़ उठाई थी। हाँ, कुछ टेंडर्स विड्रॉ हुए उसकी वजह से, अच्छा, पर हमेशा वो इंडियन कंपनी को नहीं है गए। अच्छा। मैम आपने बताया कि जैसे आपने फोकस किया कि डिफेंस प्रोडक्शन पे, तो मैम एक आर्गुमेंट बहुत बड़ा आता है डिफेंस प्रोडक्शन पे कि अमेरिका में एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, प्रॉपर इंडस्ट्री और मिलिट्री का टाई अप है बहुत सारी जगहों पे, और एक कॉम्प्लेक्स टाइप बना हुआ है सिस्टम। डू यू थिंक कि लॉन्ग टर्म में ये कोई भी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है? बिकॉज एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट ये आता है कि अमेरिका जो इतनी सारी वॉर्स में उलझा हुआ रहता है, बिकॉज क्योंकि वहाँ की जो इंडस्ट्री है वही उसकी मिलिट्री को फीड करती रहती है कि आप जाओगे लड़ोगे तभी तो हमारा पैसा बनेगा। तो डू यू थिंक कि ये आर्गुमेंट सही आर्गुमेंट है? अमेरिका में तो थोड़ा एक्सट्रीम हो चुका है मैं, हाँ, ये तो आप सच कह रहे हैं एकदम। बहुत ज़्यादा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का इन्फ्लुएंस है, हाँ, पर इतनी बड़ी बजट लेकर भी, इतने रशिया की बजट क्या नेटो से कितनी कम है, हाँ, 1/10 भी नहीं है, हाँ, फिर भी वो लोग कर रहे हैं उनका मुकाबला। हाँ। तो हमारा जोर है नॉट सो मच कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बने, पर अपने स्वदेशी इंडस्ट्रियल बेस बने, हाँ, क्योंकि हमारे भी सिक्योरिटी चैलेंजेस तो है ही, हाँ, क्लियरली है। हाँ, और अगर कभी गॉड फॉरबिड वॉर हो तो आपका एक हफ्ते में सारा आपका इम्पोर्टेड स्टफ खत्म हो जाएगा, और आप उसको इनोवेट भी नहीं कर पाओगे। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपना डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस करें हमारा सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर, हाँ, और ऑल्सो अपने आर्थिक विकास के लिए। जैसे मैंने कहा, डिफेंस, आप डिफेंस कहोगे तो उसका डुअल यूज़ होता है ना। हाँ, आप कुछ भी आज ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टोटली डुअल यूज़, डबल डुअल, उसका ट्रिपल ट्रिपल यूज़ है। सोशल मीडिया, योर डिफेंस, योर इकोनॉमिक, एवरीथिंग इज बाय ICT ओनली। हाँ, So it's not just defense now that we're focusing on. हाँ, We're focusing on defense because it is the key for stimulating high-tech growth. जी, High-tech आप बनाओगे तो economic progress खूब होगा, आपको resources होंगे to tackle the environment, आपकी जनता ज़्यादा educated रहेगी, ज़्यादा सतर्क रहेगी, ज़्यादा अच्छे policies की मांग करेगी। तो this is our overall idea. I agree with you. I'm not very much in favor of increasing the military industrial complex, but this is one way to improve the economic part of it. मैम एक मैं आपके आर्टिकल्स भी पढ़ रहा था, उसमें एक आपने फोकस किया है कि डेटा ड्रिवन इंडियनाइजेशन ऑफ डेटा, कि हमारा डेटा हमारे बाउंड्रीज में ही रहना चाहिए। तो मुझे ये नहीं समझ में आया, आप प्लीज इसको एक्सप्लेन करो क्यों रहना चाहिए। बिकॉज मुझे क्या लगता है कि अल्टीमेटली ये इनोवेशन हर्ट होगा, हम नेशनल सिक्योरिटी के चक्कर में हमारा इनोवेशन इकोसिस्टम हर्ट हो जाएगा। बिकॉज अगर बेटर टेक्नोलॉजी अमेरिका बना रहा है तो डोंट यू थिंक कि हमें जो है कुछ बार्टर ट्रेड करके जो है उनकी बेटर टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, क्योंकि वो डेटा से बेटर जो है इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो हमारे रॉ डेटा है। नहीं, आई टोटली डिसएग्री विथ यू देयर, बिकॉज आप खुद कह रहे थे कि हमारे सारे लोग भागे जा रहे हैं अमेरिका। हाँ, क्योंकि वो तो मैम फैक्ट है। हाँ, डेटा इज गोल्ड, हाँ, सो वी शुड हैव कंट्रोल ओवर इट। फॉर एग्जांपल, वो पैलेंटियर एंड एंडोरिल एंड ऑल दीज कंपनीज जो कि CIA ने उसको उस पर इन्वेस्ट किया था, हाँ, ये लोग जाके यूक्रेन में बैठे हुए हैं, हाँ, और अपने कृत्रिम इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स को वो डेवलप कर रहे हैं बेस्ड ऑन द फ्री डेटा अवेलेबल। सो दैट्स द काइंड ऑफ वैल्यू क्रिएशन दैट वी कैन मेक इन आवर ओन कंट्री। हमारे लोग कम ब्रिलियंट है क्या?
So if we keep our data to ourselves, then we can do this. आप बाहर उसको एक्सपोर्ट कर दो तो खत्म आपका सब. वो सब पेटेंट करके आपको भेजेंगे, आपको उसका 10 times उसका प्राइस आपको उसको देना पड़ेगा. Better to invent it here in our country. Better to use that data for our, and data is also an issue of privacy ना. आप अपने सारे देशवासियों का सारा डेटा बाहर भेज रहे हो, अपने बैंक्स का भेज रहे हो, उनके बैंक अकाउंट्स का भेज रहे हो. I mean, this is folly. We should really have something, a very strong policy on this. अभी देखिए कैसे इजराइल ने क्या कर लिया है. अभी the way they have been able to penetrate, you know, all the pages and all that. So this is part of the whole thing. Information communications technologies must be completely indigenous. This is our ultimate goal. Only then we can ensure total security. हाँ मैम, जैसे आप एम्बेसडर थे तो आपको भी मैम, जैसे इजराइल में हमने देखा कि उन्होंने मतलब पेजर्स को हैक कर लिया, पेजर्स एक्सप्लोड हो गए. मैम एम्बेसडर थे तो क्या मतलब आपके पास भी ऐसे सिक्योरिटी कंसर्न्स आते थे कि आपके फोन्स हैक हो गए हैं या फिर पेजर्स हैक हो रहे हैं? नहीं, हम तो पुराने ज़माने वाले आदमी हैं तो उतना नहीं था. पर हाँ, सिक्योरिटी कंसर्न्स थे ऑफ कोर्स. एंड इसीलिए हम लोग डिफरेंट वेज से हेडक्वार्टर से कम्युनिकेट करते थे. अच्छा. हाँ, नॉट थ्रू ओपन सोर्स. अच्छा. हाँ. एक मतलब प्रॉपर डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल ही था. ऑफ कोर्स. हाँ. ओके. ओके. सबका होता है, सब फॉरेन ऑफिस को. अच्छा. अच्छा. और मैम एक बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन था. एक आपने केस पढ़ा होगा जमाल खशोगी का, जो उनका मर्डर कर दिया गया था, वो भी टर्किश एम्बेसी में, एम्बेसी के अंदर ही उनका मर्डर कर दिया गया था, ऐसा एलिज्ड है. कभी कुछ वैसे तो मैम क्या जो जितनी भी एम्बेसीज होती है, हाँ, तो सऊदी एम्बेसी में मैम आप तो एम्बेसडर भी रहे हो, क्या एम्बेसीज बग्ड होती है पूरी? मतलब बग्ड मतलब सब जगह माइक कैमरा लगे होते हैं एम्बेसी के अंदर? ये तो अलग नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं था. हाँ, बिकॉज मैम एक्चुअली उसमें केस में ये हुआ था कि उनका जब मर्डर कर दिया गया सऊदी एम्बेसी में, और बाद में टर्किश लोगों ने सऊदी को कहा कि बैकडोर से नेगोशिएट किया गया कि देखिए हमारे पास सारी वीडियो फुटेज है, सारी ऑडियो फुटेज है, अगर हम लीक कर देंगे तो आपकी कितनी बदनामी हो जाएगी, आप देख लो. एंड दे एक्चुअली नेगोशिएटेड. और येमेन में शायद उन्होंने कई जगह जो उनके बम्बार्डमेंट्स थे या वॉर जो थी उस पर काफ़ी मेजर इफेक्ट पड़ा था. This is a normal practice. I mean, all the intelligence agencies do this. हाँ. But not very overtly. हाँ. Not overtly. पता भी नहीं चलता होगा. अच्छा. हाँ. But we have to be careful, of course. ओके. ओके. मैम एक दो और क्वेश्चन थे मेरे पास. मैम जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, आपको, और मैंने एक जगह पढ़ा था कि उसमें क्या हो रहा है कि डेटा का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. मतलब ड्रोन्स भी जो है वो पूरे डेटा ड्रिवन हो गए हैं, उन पे जो है मतलब प्रॉपर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं. तो मैम आपको क्या लगता है कि हमारे जो वॉर्स होंगे, फ्यूचर वॉर्स होंगे, उसमें डेटा का क्या रोल हो? So that is why I'm saying it's very important to own your own data. हाँ. You know, that is why I said that. And we are, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम इंटेलिजेंस का बहुत प्रयोग हो रहा है. और माय बेसिक पॉइंट इज कि अपना इंडिजिनस इंडस्ट्री आप बनाओ, सीरियसली बनाओ. हाँ. नहीं तो आप कभी मॉडर्न वॉर को आप विजिट ही नहीं हो सकते हैं. हमारे ईएम ने कहा है कि चाइना इतना आगे बढ़ गया है कि अब उसका मतलब मुकाबला करना मुश्किल है. तो यू सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करें, पर उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात नहीं करती है. ऐसे काम तो नहीं चलेगा. जी. So, ma'am, last couple of questions. Yeah. Ma'am, any books that you would like to recommend? आप इतना पढ़ते हो हमारे रीडर्स के लिए, जो that has changed your life और जो काफ़ी इफेक्ट किया है आपकी लाइफ में? नहीं मैम, लाइफ को भी नहीं चेंज किया है तो मतलब नॉर्मली इट्स अ फूड फॉर थॉट और सबको पढ़ना चाहिए. On technology or otherwise? Ma'am, any books on technology, on foreign policy? Well, life-wise, I would say Russian literature has affected me the most. Okay. Dostoevsky especially, my favorite. उसने क्या नहीं predict किया था, उसने totalitarian regimes का philosophy को predict कर दिया था, and the issues of crime, of punishment, of responsibility, you know, psychological wholeness, क्या किया था. टॉल्स्टॉय ने कितनी बड़ी बड़ी बातें अपने किताबों में की थी, और गोगोल का humor and satire on the system, on corruption, or Mikhail Bulgakov, one of my absolute favorite authors.
उसके पहले वैसे वैसे भी हम नास्तिक हैं और अभी भी नास्तिक हैं, और उन्होंने एक चीज़ अपने किताब में दिखाई थी, बहुत सिंपल वे में उन्होंने जीसस क्राइस्ट की चर्चा की थी कि कितने वो सिंपल और दिल के बड़े थे, और उसका प्रभाव कैसे इवन क्रूर रोमन जनरल्स पे पड़ा था। और उसको उन्होंने जुक्सटापोज किया था विद द करंट सिचुएशन इन कम्युनिस्ट यूएसएसआर, जी और उसको ह्यूमर एंड फैंटेसी एंड मैजिक के साथ मिला के उन्होंने एकदम क्रेजी किताब बनाई थी. It's a Master and Margarita, it's called. So if you ever have the chance to read it, I would strongly, it's just life changing, that book. That book is like Master in Margarita. Yeah, but I think everyone should go and read that book. If ma'am is recommending, then to hell, it will be life changing. of course उसका context थोड़ा अलग था, but you know अब society में फिर भी वो उस type के tendencies हो रहे हैं in terms of total totalitarian control of thinking, etc. जी. So it is, and the bureaucracy and the corruption, favoritism, all that is still relevant in today's age. So basically, I think that right now I'm reading America Inc. by Linda Weiss. I'm reading The Code by Margaret O'Mara. I read very good books on Chinese, technological reforms by Tai Ming Chung in the defense industry. Then China पे तो डेली कुछ न कुछ आता रहता है, तो केवल किताब पढ़ने से नहीं होगा, डेली उस पे जो अपडेट आते हैं उनको पढ़ना होगा. अमेरिका पे बहुत बहुत अच्छी किताबें लिखी है, अंडरग्राउंड एम्पायर, about the control of information and communications technology networks in the world by the American state. Then how America has grown. William Bonvillian, he was the director of MIT. He's written some wonderful stuff on that. Then Barry Norton on Chinese economic reforms. Michael Patti on China. Then on technology, there are so many sources. I said you should have given me. I mean, a lot of the American government documents are fantastic अच्छा on the US-China technology war. अच्छा To know a lot. Excellent analysis. Information warfare pay. The Chinese two PNA colonels wrote this fantastic book called Information Warfare in 1999. क्या 1999 में उन्होंने आगे की बात सारी प्रेडिक्ट कर दी थी. तो very innovative thinking, the kind I've not seen in India, which should be. In fact, in China, one thing I must mention, which I try to mention everywhere, is कि वो हम लोग आज मैं इतना चाहती थी हिंदी में ही बात करने के लिए. क्यों? क्योंकि हिंदी में कम प्रचार होते हैं इन सब विषय के बारे में. जी जी तो in China, I once went into a bookstore and to a book fair, and every single modern book on technology, economics, on literature has been translated in Chinese. अच्छा हाँ, देखिए आप हिंदी बुक वो वर्ल्ड बुक फेयर में जाए, हिंदी सेक्शन में या वर्नाकुलर प्रेमचंद की कहानी, रहीम के दो, ये सब मिलेंगे आपको. और आगे आधुनिक चीजें तो बिल्कुल चर्चा नहीं, किसी ने बॉदर ही नहीं किया ट्रांसलेट कर. इसलिए चाइनीज जनता इतनी लिटरेट है, अवेयर है. सब कुछ उनको मिल गया ट्रांसलेट करके. आप और हम तो सब जानते होंगे, पर मास्टर्स इंडिया की क्या जानते हो? उनका वही टिकटॉक उनका मेन, टिकटॉक का बैन जो भी है उसका सब्स्टिट्यूट, वही उनका एंटरटेनमेंट. तो मैं घूमती हूँ बहुत, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट पे बहुत चिंता है. तो वहाँ मैं लड़कियों को देखती हूँ, इतनी इंटेलिजेंट लवली गर्ल्स, और केवल यही वीडियो देख रही है, कोई नाच रहा है, कोई गाना गा रहा है. अगर थोड़ा उनको प्रेरणा मिलती, ये सब हिंदी में चर्चा होती है इन सब बातों की, उन पर किताबें होती, तो ये लोग ये सब पढ़ती. तो पर हमारी मीडिया भी कैसी है, वो उन पर तो चर्चा करती नहीं है, बहुत ही कम चर्चा करती है. हमने एक चैनल को अप्रोच भी किया था कि इस पर प्रोग्राम करिए, तो वो लोग कर रहे थे इसके तो करोड़ों में आपको देना होगा. करोड़ों में हम लोग को एक पैसा नहीं मिलता है हमारे सितारा में, तो हम लोग कहाँ से देंगे? तो पर ये बहुत ज़रूरी विषय है. केवल आप कहाँ अटैक हो रहा है, कहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, पर ये भी ये बिग ट्रेंड्स, बिग डेवलपमेंट्स, इस पर ज़्यादा प्रोग्राम्स होने चाहिए. जी जी मैम, मुझे लगता है इसके लिए द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज़ यूट्यूब, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो, और अब इन डिटेल अब हम बात कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं, और भी नुआंसेस में जा सकते हैं. टीवी वालों को तो 15 मिनट 20 मिनट का टाइम ही होता है, वही चीज़ है. अटेंशन स्पैन भी ऑडियंस का कम होता है. सो
वील एंड इट. रियली थैंक यू मैम फॉर बीइंग ऑन द शो. बहुत सारा चीज़ें आपकी एक्सपीरियंस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड आई वुड रियली लव आप फिर से आओ एंड शेयर मोर ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. आपने एक बहुत रिच लाइफ जी है एंड यू नो रियली थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो. Welcome to Being Curious with Yash.